अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने कहानी भेजी है, चंद लाइंस में उनकी पढ़ना चाहूँगा। वो लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अंस है। मज़हर भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ये कहानी जो मैं आपको भेज रहा हूँ ये मेरे मरहूम वालिद साहब की है, जिनका नाम सैयद फैसल अली है। वो मज़हर भाई आपके बहुत बड़े फ़ैन थे। मैं और बाबा आपकी कहानी बहुत शौक़ से सुनते थे। बाबा को आपकी कहानी सुने बग़ैर सुकून नहीं मिलता था। आप उनके लिए कहानी में मग़फ़रत की दुआ करवा दीजिएगा, गुजारिश है आपसे। हमारा ताल्लुक़ सिंध के शहर हैदराबाद से है, और जो लोग हैदराबाद में रहते हैं वो कोहसार के इलाके को बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे। उनके वालिद साहब के लिए मैं कहानी के एंड में ज़रूर मग़फ़रत की दुआ करूँगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा उनके लिए दुआ कीजिए। अंस कहते हैं, ये कहानी उस वक्त शुरू होती है, रिश्तेदारों की शादी थी और हम लोग, मैं और पापा, मेरे बाबा, हम बाइक पे बैठ के रिश्तेदारों की शादी में, उन दिनों में शादियां बहुत ज़्यादा थीं, और वहाँ हम जाते तो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करते, क्योंकि था ही वही रास्ता जहाँ पे दोनों तरफ दरख्तों के झुंड थे। इस तरह कतार में दरख्त में पूरे दरख्त लगे हुए थे कि हम जब गुजरते तो वहाँ पे घुप अंधेरा होता, और सिर्फ मोटर बाइक की रोशनी ही एक ऐसी होती जिसके ज़रिए हम उस सड़क पे रोशनी फैलाते हुए अपने रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ते। जब हम शादी में शिरकत करने के लिए जा रहे होते थे उस वक्त तो चहल पहल होती, गाड़ियाँ होती, आ जा रही होती, ट्रैफिक होती, कोई भी मसला नहीं होता था। लेकिन जब रात को हम वापसी होती शादी वाले घर से तो अमूमन रात के 3 या 4 बज जाते थे, और 3 या 4 बजे जब हमारी वापसी होती थी तो उस वक्त ये सड़क बिल्कुल सुनसान होती थी, अंधेरे में डूबी हुई एक ऐसी सड़क जिसके दोनों अतराफ दरख्तों की कतार थी। कतार में बने हुए दरख्त ऊपर से सर जोड़े हुए इतना खौफनाक और भयानक मंजर पेश करते कि वहीं पे अंस कहते हैं, मैंने एक तकरीबन 7 फुट का साया था, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस अंदाज में दरख्तों की एक साइड पे खड़ा था कि उस सफ़ेद से साए को मैंने दूर से क्लियर देख लिया कि मोटरसाइकिल चलाते हुए जब मेरी निगाह उस साए पे पड़ी तो मैंने चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन दरख्तों के बीच में उसका चेहरा छुपा हुआ था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा था, ऐसे जैसे कोई इंसान होता हो, लेकिन उसका वजूद सफ़ेद था। घुप अंधेरे में भी वो सफ़ेद रोशनी ऐसे चमक रही थी कि इतने दूर होने के बावजूद भी मैंने उसको देख लिया, लेकिन एक झलक ही थी और उसके बाद गायब हो गया। मुझे लगा शायद क्योंकि पूरी सड़क वीराने में अंधेरे में है, घुप अंधेरा होने की वजह से सिर्फ मोटर बाइक की रोशनी ही है जो इस सड़क को रोशन कर रही है, हो सकता है मेरा वहम हो। लेकिन अगली रात फिर से वापस आते हुए उसी तरह उसी जगह पे, अब तो मेरे वहम गुमान में भी वो सफ़ेद 7 फुट का लंबा शख्स नहीं था। मैं बाइक को चलाता हुआ उसी तरह वापस आ रहा था, मेरे बाबा पीछे बैठे हुए थे, कि फिर एक जगह पे मुझे लगा कि फिर मैंने उसी 7 फुट लंबे इंसान को, जो सफ़ेद रोशनी की शक्ल में है, दरख्तों के बीच में खड़ा हुआ देखा। और आज मैं चौंक सा गया, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, कल भी मैंने इसको देखा था, आज फिर मैं इसको देख पा रहा हूं, ये क्या मंजर है। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन आज भी वो एक झलक ही थी जो चंद सेकंड्स के लिए नज़र आई और एकदम से वो गायब हो गया। और तीसरी रात आते हुए मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट था, 2 रातें देख चुका था, बाबा से अब इस बात का जिक्र नहीं किया था, खुद मुझे लग रहा था शायद कोई वहम ना हो। तो अगली रात वापस आते हुए मैं मोटर बाइक की उस रोशनी में सड़क के दोनों इतराफ देख रहा था, क्या आज मुझे वो सफ़ेद साया फिर से नज़र आता है या वो मेरा वहम है।
इसी तरह बाइक चलाते हुए जब मैं आगे बढ़ रहा था तो एक जगह के पहुंच के आज, क्योंकि मैं पहले से तवज्जो करके बैठा था उसको देखने के लिए, तो मेरी निगाह सामने पड़ी उसी सिमत जहां वो मुझे नज़र आता था। आज उसको मैंने क्लियर देख लिया, क्योंकि एक झलक ही नज़र आती थी, लेकिन आज मैं पहले से मुतवज्जो था तो इसलिए मैं उसको देख भी पाया और मुझे पता भी लग गया कि ये एक इंसान नुमा सफ़ेद साया है जिसका पूरा वजूद है जैसे इंसान का वजूद होता है। उसके बाजू हैं, उसकी टांगें हैं और कोई शायद लिबास है उसके वजूद पे या क्या, लेकिन बिल्कुल एक इंसान की तरह का वजूद जिसका चेहरा छुपा होता था वो नज़र आता और वहीं पे खड़े खड़े गायब हो जाता था। आज मैंने जब उसको दूर से देखा तो वो उसी जगह पे ना सिर्फ नज़र आया बल्कि मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। तब मैंने बाबा से कहा, आपने उस साए को देखा? तो वो बोले, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। खैर, ये बात आई गई हो गई, शादियों का सीज़न था इसलिए भी शायद हम ज़रा देख पा रहे थे क्योंकि रात को रोज़ आना होता था, लेकिन इस बात का कोई हमने ख़ास असर नहीं लिया। एक रात कोहसार में एक पार्क है, वहाँ पे हम 3 दोस्त अंस कहते हैं पहुँच गए और कहा कि पार्क में बैठते हैं। पार्क में दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा है और हम एक ऐसी बेंच पे बैठे हुए थे जहाँ पे कोई भी अगर उस दरवाजे से, जो पार्क का दरवाज़ा है, दाखिल होता तो हमें नज़र आ जाता। लेकिन जब हम तीनों दोस्त बातें करते हुए उस पार्क के अंदर दाखिल हुए तो पहले हमने फैसला किया कि एक राउंड लगा लेते हैं पार्क का, फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। उस पार्क का पूरा हमने राउंड लगा लिया तो हमारे अलावा उस पार्क में कोई भी नहीं था सिवाय उस चौकीदार के कमरे की रोशनी जो बाहर तक आ रही थी। बाकी पार्क अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन हम जिस जगह पे बैठे हुए थे वहाँ पे हल्की हल्की रोशनी थी, तो हम अंधेरे में नहीं रोशनी में बैठे हुए थे। चौकीदार अगर कहीं था तो वो अपने कमरे में ही मौजूद था। हम जब इस पार्क के अंदर चक्कर लगा के वापस आके एक बेंच पे बैठे तो उस वक्त तक पार्क में कोई नहीं था और कितनी ही देर हम बातें करते रहे, लेकिन मुसलसल हम तीनों दोस्त उसी दरवाजे की तरफ देखते रहे जो पार्क में दाखिले का दरवाज़ा था। बातें करते करते कितना टाइम गुजर गया हमें इसका एहसास ही नहीं हुआ कि रात के 11 बज गए। और जैसे ही रात के 11 बजे तो एकदम बातें करते करते हमें ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो। एक क्लियर सी आहट सुनाई दी जैसे कुछ लोग चलते हुए आ रहे हों। पत्तों के ऊपर जब वो पाँव रखते थे तो उस पार्क में मौजूद खुश्क पत्ते चरचराते थे और उसके टूटने की जो आवाज़ आती थी तो क्लियर पता लगता था कि कोई चलता हुआ करीब आ रहा है। एकदम से हम तीनों चौंक गए और मुड़ के देखा तो बिल्कुल हमारे करीब 4 ऐसे शख्स चलते हुए आ रहे थे जो हम एकदम से हैरान ये हुए कि एक दूसरे की तरफ देखा कि ये कहाँ से आए। हम तो बैठे इस रुख पे हैं कि अगर दरवाजे से दाखिल होते तो और तो कोई रास्ता भी नहीं है, और दरवाजे से दाखिल होते हम देख लेते तो वो चारों घूम के बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़े हो गए। और जैसे ही वो चारों खड़े हुए तो हम पहले ही परेशान थे, दरवाजे की तरफ देख रहे थे और तभी एक दूसरे से बोल पड़े, ये कहाँ से आए हैं? तो कहता है, यार मैं तो दरवाजे की तरफ देख रहा था। हम सरगोशी में बोल रहे थे कि ये ना सुन सकें। तो दोस्त बोला कि यार मैं तो दरवाजे की तरफ ही मुसलसल देख रहा था, वहां से तो नहीं आए। और दूसरा दोस्त बोला, यार पार्क में भी कोई नहीं था, तो ये कहां से आए हैं? तो इतनी देर में वो हमारे सामने आकर खड़े हो गए। वो 4 थे। उन्होंने शलवार कमीजें पहन रखी थी और इस तरह जुड़ के चलते हुए आ रहे थे जैसे 4 दोस्त आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इस अंदाज में वो चल रहे थे। और अभी भी जब चारों हमारे सामने खड़े थे तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन जिस चीज़ से एकदम हम खौफजदा हो गए कि वो शलवार कमीजें पहने वो चारों लोग इस अंदाज में खड़े थे कि उनके जिस्मों से रोशनी निकल रही थी। अंधेरे वाली साइड पे वो खड़े थे हमारे सामने, हम इस तरह बैठे थे कि वो चौकीदार के कमरे की रोशनी हम तक पहुंच रही थी, लेकिन वो सामने इतने कदम दूर खड़े थे कि उन तक रोशनी नहीं जा रही थी, लेकिन उनके वजूद के अंदर से बाकायदा रोशनी निकल रही थी। और जब हमारी तीनों की निगाह उनकी आंखों की पे पड़ी तो हम एकदम से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं।
ऐसी आंखें जिनको देखते ही हम समझ गए कि ये किसी इंसान की शायद आंखें नहीं हैं, ऐसी लाल सुर्ख आंखें। और उसी वक्त हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए वहाँ से उठे और हमने दौड़ लगा दी। भागते हुए, पीछे मुड़े बगैर, भागते 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 हम उस पार्क के बाहर आ गए। जल्दी से अपने अपने बाइक पे बैठे और वहाँ से हमने दौड़ लगा दी और तेज़ी से बाइक चलाते हुए अपने घर पहुँचे। हमारा सांस फूला हुआ था। तीनों हम खैरियत से अपने अपने घर पहुँच गए और हमने एक दूसरे से राब्ता किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हाँ, वो चारों इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक थी। लेकिन उसी रात जब हमने दोस्तों ने एक दूसरे से राब्ता किया कि वो भी खैरियत से पहुंच गए हैं, तो मैं अपने कमरे में गया और सोने के लिए लेट गया। हमारे घर में बिल्कुल बैक साइड पे हमने एक स्टोर बना रखा था। उसके अंदर कुछ बर्तन, कुछ सामान इस तरह का रखा रहता था। मैं जब अपने बिस्तर पर जाकर लेटा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था वो कैसे भयानक थे। फिर मुझे वो भी याद आ गया, वो जो दरख्तों के बीच में 3 दिन तक 7 फुट का लंबा, जिसका चेहरा नहीं था, सफ़ेद रोशनी का बना हुआ, मुझे वो भी याद आया। लेकिन वो इतना भयानक नहीं था जितना ये चारों कंधे से कंधा मिलाए इस अंदाज में सामने खड़े थे कि उनके जिस्मों से रोशनी निकल रही थी और आंखें लाल सुर्ख। ये बहुत भयानक थे। बार बार वो मेरे दिमाग में आ रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे कैसे मैं सो गया। ये रात के शायद 2 या 3 बजे का टाइम होगा कि जोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। आंख मेरी भी खुल गई और मेरे पापा की आंख भी खुल गई। मैं एकदम से उठा कि क्या हुआ है, तो पता लगा ये आवाज़ उसी पीछे वाले स्टोर से आ रही है जहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। तो बाबा भी जाग गए थे, मैं भी जाग गया। मैंने बाबा से पूछा क्या हुआ है, तो कहते हैं शायद पीछे कोई बर्तन वगैरह गिरे हैं, दरवाज़ा क्या बंद नहीं किया था। मैंने कहा बाबा मुझे तो नहीं पता। कहते हैं कोई बिल्ली ना चली गई हो, बर्तन ना तोड़ दे, सामान ना गिरा दे, रुको मैं देख कर आता हूँ। तो बाबा उठे हैं और चलते हुए घर की बिल्कुल बैक साइड पे चली गई। इर्द गिर्द के घरों में भी सब इंसान सो रहे थे। हमारे घर में सिर्फ मैं और बाबा जागे थे उन बर्तनों की वजह से। हम दोनों जाग रहे थे। पापा बाबा चलते हुए उस दरवाजे तक पहुंचे जो स्टोर का दरवाज़ा था, जो बंद था। लेकिन शायद बिल्ली अंदर चली गई हो और दरवाज़ा बंद कर लिया हो। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजे को खोला तो अंदर रोशनी जला दी। जैसे ही रोशनी की तो उन्होंने देखा कुछ बर्तन नीचे गिर गए, जो ऊपर रखे हुए थे वो नीचे गिर गए थे। उन्होंने पूरे एक स्टोर के अंदर देखा कहीं बिल्ली वगैरह तो नहीं है, तो कोई भी बिल्ली वगैरह वहाँ पे नहीं थी। तो ये बर्तन कैसे गिर गए, शायद गिर गए होंगे। उन्होंने दरवाजे को अच्छी तरीके बंद किया कि कोई दरवाज़ा ना खोल सके। इस अंदाज में वो दरवाज़ा लॉक हो गया कि अब बिल्ली कोई नहीं खोल सकती थी जब तक कोई इंसान अंदर ना जाता। वो वापस आए और उन्होंने बताया कुछ बर्तन गिरे हैं, सो जाओ। मैं भी सो गया, बाबा भी सो गए। और सुबह उठ के बाबा उस स्टोर के अंदर गए कि अब मैं बर्तन वगैरह अपनी जगह पे वापस रख दूं। तो वो जैसे ही अंदर गए तो शायद घर वालों ने वो बर्तन वापस अपनी जगह पे रख दिए थे। हम दोनों यही समझे थे कि शायद हम दोनों जागे हैं, लेकिन शायद घर वाले भी जाग गए थे उन शोर को सुन के, और सुबह उन्होंने बर्तन अपनी जगह पे वापस रख दिए थे। सारा दिन गुजर गया, रात आ गई और जैसे ही रात आई उसी वक्त रात के 2 या 2:30 बजे का टाइम था कि फिर से एक शोर हुआ और मैं और बाबा जाग गए। ये वो घर था जिसको हमने बहुत शौक से, बहुत मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से इसको बनवाया था। हम यहाँ पे जब रहने के लिए आए थे तो इसी घर, यहाँ पे ये घर बना नहीं था। बाबा ने और मैंने, हम पूरी फैमिली ने एक नक्शा तैयार करवा के अपने बहुत दिल से, बहुत शौक से इस घर को बनवाया था। ये बहुत ही हमारा पसंदीदा घर था। लेकिन आज दूसरी रात इसी घर के अंदर फिर से एक शोर की आवाज आई थी, कुछ गिरने की आवाज। बाबा उठ गए और मैंने कहा बाबा आप अकेले मत जाएं, मैं भी आपके साथ चलता हूं। वो जब उठे और मैं भी उनके पीछे चलता हुआ स्टोर की तरफ गया। दरवाजा स्टोर का बंद था।
अब जब दरवाज़ा बंद था तो कोई बिल्ली या कोई जानवर तो अंदर जा नहीं सकता था। उन्होंने आराम के साथ दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजे को खोला, मैं भी उनके पीछे था, उन्होंने रोशनी जलाई तो देखा कि आज फिर कुछ सामान गिरा हुआ है। मैं बोला, बाबा क्या हुआ है? ये सामान, कल भी कोई गिरने की आवाज आई थी। तो बोले पता नहीं, कल भी कुछ गिर गया था, आज भी कुछ गिर गया है। खैर कोई बात नहीं, सुबह उठ के इसको रख देंगे। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो मैंने कहा मैं जाके स्टोर में जो भी सामान गिरा है उसको रख देता हूं। और मैं जैसे ही स्टोर में दाखिल हुआ सामान को रखने के लिए, तो वहां पे मैंने देखा कि हर चीज़ अपनी जगह पे वापस रख दी गई है। मैं समझा अम्मी लोगों ने वो चीज़ अपनी जगह पे रख दी होगी। मैं अम्मी के पास पहुंचा, बाबा भी वहीं पे थे। मैंने कहा अम्मी, वो आप लोगों ने चीज़ें वापस रख दी वहाँ पर जो रात गिर गई थी? तो कहती हैं कौन सी चीज़ें? मैंने कहा वो जो स्टोर में रात गिरी थी वो अपनी जगह पे वापस हैं, आपने रख दी थी? तो अम्मी कहती है नहीं। तो बाबा चौंके, क्या तुमने नहीं रखी? कल रात भी गिरी थी और मैं जब सुबह गया था कल भी वो बर्तन जो गिरे हुए थे अपनी जगह पे वापस रखे थे। तो किसने रखे? तो सबसे पूछा गया तो सबने कहा हमने नहीं रखे। तो फिर हैरान कुन बात यह थी कि वो घर जो हमारा इंतहाई पसंदीदा घर, जिसको हमने दिल से बनाया था, उसमें ये कैसा 2 दिन से वाकयात हो रहे थे कि वहां पे 2 दिन से चीजें गिर रही थीं और वो चीजें सुबह अपनी जगह पे वापस होती, कि यहां तक कि तीसरी रात आ गई। तीसरी रात फिर से वही मंजर था कि जब रात का एक मखसूस टाइम हुआ तो फिर से एक शोर शराबा था, चीजों के गिरने की आवाज थी। आज बाकी घर वाले भी जाग गए थे। कुछ इस अंदाज में आवाज आई थी कि बहुत ज्यादा, जैसे कोई भारी भरकम चीज गिरी हो। तो अम्मी बोली ये कहां से आवाज आती है, ये क्या गिरा है? तो बाबा ने बताया कि ये स्टोर में किसी चीज के गिरने की आवाज आई है। तो मैंने बाबा से कहा चलें बाबा देखते हैं। और बाबा उठे, मैं उनके साथ गया। और जब हम आज स्टोर के अंदर गए, जो आवाज़ बहुत भारी भरकम थी, जैसे किसी बहुत भारी भरकम चीज़ को गिराया गया हो, तो अंदर दाखिल होकर देखा आज तो कुछ भी नहीं गिरा था सिवाय एक आवाज़ के, जो अम्मी ने भी सुन ली थी, लेकिन गिरा हुआ कुछ भी नहीं था। बाबा ने वहीं पे खड़े होके घर को दम किया और कहा आइंदा सोने से पहले घर को दम करके सोना है। और फिर बाबा की रूटीन हो गई, जब भी वो रात को सोने लगते तो वो सोने से पहले पूरे घर के हर कोने के अंदर जाकर वो उसको दायरा खड़ा कर देते। मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में ये जो मकान है जो उन्होंने लिखा है, ये मेरे ख्याल में 2023 की मेरे ख्याल में बात है कि 2023 में उन्होंने मेरे ख्याल में ये नहीं 2023 में खाला की वो शादी की बात लिख रहे हैं जी, माजरत का हूँ। तो ये कहते हैं जो इलाका है कोहसार का, जो लोग रहते हैं वहाँ पे जानते हैं, ये मरी और इस्लामाबाद की तरह है, बिल्कुल ठंडा, जैसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का इलाका है। यहाँ पहले आबाद होने से पहले जो कोहसार का इलाका है, ये पहले जंगल था, आबादी नहीं थी और एक वीराना था और लोग डरते थे और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात भी हुए थे जो खौफनाक किस्म के थे। बाद में यहाँ पे आबादी बना दी गई, घर बना दिए गए और उसके बाद हमने भी वहीं पे सितंबर 2023 में वहाँ शिफ्ट हुए। हमारा घर जो था बहुत खूबसूरत था और उन्होंने ख़ुद बनाया, ये मेंशन कर दिया मैंने। सितंबर 2023 में उन्होंने उस घर में शिफ्ट हुए थे, उससे पहले उन्होंने वो घर बनवाया था और वो सारा इलाका पहले जंगल का इलाका था। अब वो कहते हैं वाले साहब ने अब बाकायदगी से उस घर के अंदर दायरा खड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन अब भी रातों को कुछ ना कुछ गिरने की आवाज़ें आती। कुछ दिनों के बाद हमारी फुफ्फो ने हमारी दावत की कि आप लोग दावत पे आए। हम सारी फैमिली वहां रवाना हुए। रात को ही 8 साढ़े 8 बजे पापा वहीं कहीं मार्केट से गुजरे तो कहीं उनको बकरे का गोश्त, जो अभी भी दुकान कहीं खुली थी, वो शायद बंद करने लगा था, उनको बकरे का गोश्त देख के बहुत दिल हुआ कि ये मैं गोश्त ले लूं। तो मैंने पापा से कहा पापा क्या कर रही हैं? कह रहे हैं यार ये बड़ा ज़बरदस्त गोश्त है, 3-4 किलो ले लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा आपको पता है कि हमें वहाँ जाते जाते रात हो जाएगी और रात को गोश्त ले जाना ठीक नहीं होता,
अभी हम थोड़ा जा रहे हैं, अभी तो खाना भी नहीं खाया, अभी तो बैठेंगे, बातें करेंगे, ये रात को देर हो जाएगी। आपको पता है सारा रास्ता वीरान है, और किस रास्ते से गुजरना है जहाँ पे वो एक सफ़ेद किस्म का वो भी नज़र आया था, और वहाँ पे दरख्त हैं, और वहाँ पे इस तरह कच्चा गोश्त लेके जाना ठीक नहीं है। तो पापा बोले यार कुछ नहीं होता, तुम बेफिक्र हो जाओ। उसको कहा 4 किलो गोश्त दे दो। उस दुकानदार ने 4 किलो गोश्त दे दिया। पापा गोश्त लेके हम फूफो के घर चले गए। दावत थी, वहाँ बैठे खाना शाना खाया और गपशप करते रहे कि यहाँ तक कि रात के 2-2:30 बज गए। अब घर वालों ने कहा काफ़ी टाइम हो गया, हमें इजाज़त दीजिए, हमें रवाना होना होगा क्योंकि सफ़र भी करना है और काफ़ी रात हो गई है। यूं फूफो से इजाज़त लेके हम जब बाहर निकले तो मेरे दिमाग में एक एहसास था कि पापा के हाथ में आज कच्चा गोश्त है, और कच्चा गोश्त लेके उस वीरान रास्ते पे जाना ठीक नहीं है। लेकिन हम उस वीरान रास्ते पे सफ़र करना शुरू कर चुके थे।